And once again, it's the Aam Aadmi Party versus the Lieutenant Governor, this time on a Finland tour for 30 Delhi teachers. Let's first quickly listen in to what the Chief Minister is saying. यहाँ पे लिखा हुआ है, there is no independent authority vested in Lieutenant Governor to take decisions. इससे ज्यादा बेचारा सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, there is no independent authority vested in Lieutenant Governor to take decisions other than matters where he has to act as judicial authority. मतलब कहीं जैसे किसी की दो पार्टियों की सुनवाई करनी हो, कई बार जैसे राशन की दुकान के कैंसिल करने का होता है, दोनों पार्टियों के ऐसे कुछ एक मुद्दे लेके जहां पे एलजी साहब एक न्यायाधीश की तरह एक्ट करते हैं और किसी भी पावर उनके पास इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। ये दोनों में लिखा हुआ है साफ साफ। इससे क्या सा, ये मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोगों के पास है, इसको जरा सा अच्छे से चला दीजिएगा टीवी पे भी और उसको कल अखबारों में भी हेडलाइन छाप दीजिएगा दैट एलजी हैज नो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ एलजी साहब ने जो जैस्मीन का दफ्तर सील करने के ऑर्डर दिए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो एलजी साहब ने एल्डरमैन 10 बनाए वो इलीगल था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इसका मतलब जो एलजी साहब ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो 164 करोड़ रुपए की रिकवरी के ऑर्डर एलजी साहब ने पास किए वो इलीगल थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। इसका मतलब जो दिल्ली के टीचर्स को फिनलैंड जाने से रोका जा रहा है उसके ऑर्डर्स जो है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका मतलब दिल्ली के अंदर जो योगा क्लासेस बंद की गई वो इलीगल था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। मैंने ये ऑर्डर अभी एलजी साहब को दिखाए। मैंने कहा सर ये देखो 2 पेज, ये 2 लाइन पढ़ लो आप। अब मेरे को बताओ, जब सुप्रीम कोर्ट साफ साफ कह रहा है कि आपको कोई आदेश इंडिपेंडेंटली पास करने की वो नहीं है, आजादी नहीं है, तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो एलजी साहब कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। मैंने कहा सर ये रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। तो मैंने कहा सर कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहती है कि मैं मोदी जी के काम से खुश नहीं हूं और वो गलत काम कर रहे हैं, तो वो आदेश दे सकती है? कहते नहीं, वो अलग है। दिल्ली के केस में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं सुप्रीम हूं और मेरे को सारी पावर्स हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, इसको मैं नहीं मानता। मुझे काफी शॉकिंग लगा जब उन्होंने ये कहा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप चीफ सेक्रेटरी से सीधे फाइलें अपने पास मंगाते हैं और चीफ सेक्रेटरी को सीधे फाइलें आप नीचे भेजते हैं। सरकार जो है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से चलती है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं। मैंने उनके सामने रखे। मैंने कहा सर इसमें कहां लिखा है कि आप सीधे चीफ सेक्रेटरी को फाइल भेज सकते हो या उससे मंगा सकते हो? उन्होंने फिर कहा कि ये रूल्स मेरे ऊपर लागू नहीं होते। मैं किसी भी अफसर को कोई भी फाइल भेज सकता हूं, किसी भी अफसर से कोई भी फाइल मंगा सकता हूं, किसी भी अफसर को कोई भी डायरेक्शंस दे सकता हूं, मुझे कोई। तो फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि ये जो एल्डरमैन का आपने ऑर्डर किया ये आपने कौन से कानून में किया? तो उन्होंने कहा कि उसमें लिखा हुआ है एमसीडी एक्ट में कि एडमिनिस्ट्रेटर शैल अपॉइंट एल्डरमैन। तो चूंकि एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है तो मेरी पावर है। तो मैंने कहा सर आज मैंने पूरी रिसर्च की है, दिल्ली का एक भी कानून ऐसा नहीं है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर ना लिखा हो। एजुकेशन एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, डीएमसी एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, पानी के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, बिजली के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, हेल्थ के एक्ट में एडमिनिस्ट्रेटर, हर जगह एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। क्योंकि दिल्ली तो राज्य 92 में बनी थी, उसके पहले तो एडमिनिस्ट्रेटर ही होता था दिल्ली के अंदर, तो सारे कानून तो उसके पहले के चले आ रहे हैं। उसके बाद तो कोई नया कानून बना नहीं है। बिजली में भी, पानी में भी, सड़क में भी, सब में एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। तो कहते हैं सारे फिर मैं करूंगा। तो मैंने कहा फिर सर मैं क्या करूंगा? तो कहते वो आप जानो। तो चुनी हुई सरकार क्या करेगी? मैंने कहा सर फिर तो ये जो संविधान की पीठ का ऑर्डर है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, रिजर्व सब्जेक्ट है, इसका कोई मतलब ही नहीं बचा। फिर तो सारे काम एडमिनिस्ट्रेटर करेगा।
उनकी अंडरस्टैंडिंग यही है कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब सारे काम वही करेंगे। मैंने फिर उनको 2 ऑर्डर और दिखाए। ये संविधान की पीठ, ये सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो 2019 में आया था। इसमें साफ साफ लिखा है एक कानून के अंदर, दिल्ली के कानून में, गवर्नमेंट मीन्स एलजी, और उसके नीचे इन्होंने लिखा है रीडिंग द aforesaid definition in the context of constitution bench judgment would clearly mean that LG here has to act on aid and advice of the government of Delhi। तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहां एलजी लिखा है वहां भी एलजी जो है वो चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करेगा, मैंने ये दिखाया। मैंने ये हाई कोर्ट का एक और ऑर्डर उनको दिखाया, ओपी पाहवा का 1998 का जजमेंट है, जिसमें साफ साफ लिखा है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में साफ साफ लिखा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इज गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, लेकिन उन्होंने कहा ही हैज टू एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। मैंने कहा सर इनमें साफ साफ लिखा है कि जहां एलजी भी लिखा है वहां भी आपको चुनी हुई सरकार के हिसाब से काम करना है। वो कहते हैं उनकी राय हो सकती है, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटर हूं, मेरे पास सुप्रीम पावर है। मैंने उनको कई बार कहा कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, और इस तरह से दिल्ली की जनता सफर कर रही है। रोज रोज के जो लड़ाई झगड़े हैं, ये मैसेज भी अच्छा नहीं जाता कि आपस में एलजी और सीएम के बीच में इतने मतभेद हैं। मैंने बार बार उनसे निवेदन किया कि हम मिलकर काम करना चाहते हैं, सर हम मिलकर काम करना चाहते हैं, इस तरह से चुनी हुई सरकार को आप काम मत रोकिए। फिनलैंड के बारे में मैंने पूछा, सर आप फिनलैंड के लिए क्यों रोकना चाहते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा सर ये आपकी फाइल नोटिंग्स हैं, इसमें साफ साफ जाहिर है 2 बार आपको फाइल भेजी गई, दोनों बार आपने फाइल लौटा दी अलग अलग ऑब्जेक्शन लगा के। तो जब अलग अलग ऑब्जेक्शन बार बार लगाए जाते हैं तो मतलब यही होता है कि आप रोकना चाहते हो। आपने लिखा है कि इट इज नोटेड दैट अर्लियर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज कंडक्टेड वेरियस फॉरेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सच प्रोग्राम्स। डिपार्टमेंट मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि भाई ये जो टीचर बाहर जाएंगे इसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। मैंने कहा सर इस देश का सैनिक अपनी जान देता है, मुश्किल से 50-60 हजार रुपए महीना उसको तनख्वाह मिलती है। जिस दिन उस सैनिक ने अपनी कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस करनी चालू कर दी ना अपनी जान की, ना आप बचोगे और ना मैं बचूंगा। हम अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, और हम अपने बच्चों का जब भविष्य बना रहे हैं, आप पूछ रहे हो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी। मैं कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी है, सारी तनख्वाह मैं अपने बच्चों पे लुटा देता हूं। कल को अगर मैं ये देखना चालू कर दूं कि मेरे बच्चों पे मैं जो कर रहा हूं उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है। सर कई चीजों की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं होती। हम देश बना रहे हैं, हम राष्ट्र बना रहे हैं। इस देश का बच्चे बनेंगे तो राष्ट्र बनेगा, बच्चों का भविष्य बनेगा तो राष्ट्र बनेगा। तो जब आप इस तरह की कॉस्ट, मैंने कहा सर सीएम की कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हुई आज तक कि सीएम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एलजी की कॉस्ट बेनिफिट हुई है कि एलजी का दफ्तर जो है वो सरकार के लिए अच्छा है कि बुरा है? मैंने कहा टीचर्स, अभी ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो रहा है, सारे देश के बड़े बड़े नेता स्विट्जरलैंड जा रहे हैं घूमने के लिए, उनकी कभी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं हुई। टीचर्स अगर फिनलैंड जा रहे हैं तो उनकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मांगी जा रही है। तो ये तो रोकने के लिए किया जा रहा है। मैंने उनको फिर बताया कि पिछले 3 महीने में लगभग सभी डिपार्टमेंट्स में सारे ऑफिसर्स ने सारी पेमेंट्स रोक दी हैं। दिल्ली सरकार में जल बोर्ड की सारी पेमेंट्स रोक दी गई हैं। नतीजन कई एसटीपी बन रहे थे हमारे, कई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बन रहे थे, सबकी कंस्ट्रक्शन रुक गई है दिल्ली के अंदर।